उस किताब की फिलॉसफी यह कहती है, यह किताब दुनिया में जब तक रहेगी तब तक अमन चैन नहीं रहेगा। क्या ईरान में, इराक में बीजेपी और आरएसएस करा रही थी 10 साल से युद्ध? क्या सीरिया, लीबिया ये सब इस्लामिक देश थे? ये सारे देश कन्वर्ट हुए हैं। आपका नंबर है और आप इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते। जो संपन्न हैं, हो सकता है कुछ दिन के लिए भाग जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, लेकिन 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोग नहीं कहीं भाग सकते। जिनको यहां रहना है उनको लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप समझते हैं कि किसी समस्या से भाग जाना कोई हल है, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, समस्या का समाधान और सामना करने से उसका हल होगा, भागने से नहीं होगा। और ये जो झूठ है, गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी है, तहजीब किसकी? हम चला रहे हैं। ये सारे शत्रुओं ने बनाए नैरेटिव थे जो आपने चलाए, क्योंकि आपने कहा प्रतिकार करने से अच्छा है कोई दोस्ती का रास्ता ढूंढो। इसलिए भाई हमारे, और हम बड़ी जोर जोर से कहते हैं, सदियों से हमारा भाईचारा था। और आजकल तो पॉलिटिकल इस झगड़े में कुछ लोग, वो भी सनातनी हैं, पार्टी उनकी चली, कुछ लोग सनातन से ज्यादा बड़ी अपनी पार्टी समझते हैं। वो आज भी कहते हैं ये आ गए हैं 2014 से, तब से देश का माहौल खराब हो गया है। उससे पहले तो दूध की नदियां बह रही थी, हर गली में सोने की सड़कें थी। ये आ गए हैं, इसकी वजह से समस्या हो गई है। और इतना भाईचारा था हमारे अंदर, लेकिन पूछो 2014 से पहले भारत के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट निकाल के देखो, 3900 हिंदू मुस्लिम दंगे उनके दौर में हुए हैं जो कह रहे थे भाईचारा था। इसलिए आज कम से कम आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के बीच में बोलने के बाद यह एहसास तो होता है कि आपको पता चल गया, और आप और पता करना चाहते हैं तो पहले तो आपको पता चला कि इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है। तो कम से कम आप आज मेरे बात को सुनने के लिए, इतने गणमान्य लोग, इतने महत्वपूर्ण लोग मंच पे भी हैं और मंच के नीचे हैं, ये तो समझ गए हैं कि चारे का पता चल गया है, भाई का पता चल गया है, और अब आप भाई का इलाज ढूंढना चाहते हैं। तो पहला परिवर्तन क्या है? आपने पहला परिवर्तन यह किया कि आपने अपना हीरो बदल दिया। और जब आप हीरो बदलते हैं, आप अपने घरों पे अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाते हैं, और आपको पता चले कि कोई आपका पूर्वज किसी बलात्कार के केस में फंसा हुआ था, पता चले, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक अपनी बात रहे, क्या उसकी तस्वीर घर पे लगाएंगे? आप बचेंगे ना? लेकिन आपके पूर्वजों ने जो पुरुषार्थ दिखाया, अगर वो तस्वीर आप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको दिन में कितनी बार आप उसकी तरफ देखते हैं, और जब जब देखते हैं, और अगर आपके खानदान में, यहां तो वंशज बैठे हुए हैं पेशवाओं के, इनको देख करके इनके पूर्वजों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 2022 के भारत में इस पूना में पुष्पेन को बुला रहे हैं। इनको निजी तौर पे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये टिकट की लाइन में नहीं है, लेकिन घर के अंदर लगी तस्वीर के बदलने से कैसे आप समाज को बदलते हैं, इसकी जिंदा मिसालें मैं इसलिए देता हूं ताकि आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो जो सत्य पे आधारित हो, और सच सुनने और कहने की हिम्मत आपकी बढ़े। इसलिए बार बार लोग मुझसे कहते हैं, ये बात मैं इसलिए बीच में लेके आया हूं क्योंकि मुझे बताया गया कि 1 घंटे का समय है। वैसे मुझे पता नहीं कि मुझे आज तक किसी ने कहा कि आपको 1 घंटे बोलना है, मुझे पता नहीं। मेरी बात जब खत्म हो जाती है तो मैं खुद ही चुप हो जाता हूं, उसमें कई घंटे लगते हैं।
क्योंकि मेरे सामने एक चुनौती होती है, और ये मैं अपनी कमजोरी इसलिए सार्वजनिक बताता हूं। मैं इसमें यकीन रखता हूं, जो आज है, जो अभी है, जो इसी समय है, यही सच है, कल किसने देखा है। इसलिए अगर यहां लोग बैठे हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा तथ्य रख सकूं। कल पता नहीं कौन कहां होगा, नहीं होगा, कौन होगा, इसका रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ये बात वहां नहीं बताई, क्योंकि कुछ आयोजकों की समय की समस्या थी। तो मैंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए कोई विशेष प्रावधान करना है। मैं ऐसे ही रात भर बोल सकता हूं। बोलिए। इसलिए आज आप वीर सावरकर साहब के बारे में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोग डिबेट कर रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में किताब लिख रहे हैं, इसलिए कि आपने पहली बार अपने घर के कैलेंडर से बापू को और चचा नेहरू को उतारा। यह बिल्कुल वैसे ही बात है कि सेना के किसी अफसर से, सेना के किसी जवान से जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उससे आप ये उम्मीद करें कि वो सेना के ऊपर भाईचारा कायम करे। वो नहीं करेगा। भाई ने आंख उठाई, वो भाई की आंख बाहर निकाल लेगा, यही उसका कर्तव्य है। इसलिए आज आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो पहली लेयर थी, मैं समझता हूं कि टूटी भले ही ना हो, लेकिन उसमें पिछले 10-12 साल में देश भर में जो लोग बोल रहे हैं, बिना स्वार्थ के, बिना पार्टी के, बिना संगठन के, और किसी को भी माफ नहीं करते वो। इसके कारण वो पहली दरार पड़ना शुरू हुई है, जिसके बाद आप सामाजिक तौर पर अपने हीरोज को चुनते वक्त ये नहीं सोचते लोग मेरे बारे में ये राय बनाएंगे यार कि यार ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो गया यार, ये बड़ा एंटी मुस्लिम हो गया यार, ये बड़ा भक्त हो गया यार। आपने कहा कि बापू की तस्वीर, नेहरू की तस्वीर, फिर बेटी की तस्वीर, फिर बेटे की तस्वीर, और अभी इसको तस्वीर लगाने का समय नहीं मिल रहा। आपने जिस दिन अपनी उस साइकोलॉजी को बदला, यह थोड़ी गंभीर बात है। आप अपने किसी को माने, नेता को अच्छा बुरा, यह एक अलग इशू है। इस देश में जब भी, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं मैं, जब भी इस देश में इतिहास लिखा जाएगा और चाटुकार अगर नहीं लिखेंगे तो यह घटना इतनी बड़ी है जो 700 साल के बाद हुई है। मैं तथ्यों पे कह रहा हूं, लफ्ज़ी नहीं कर रहा मैं। हम सब ने एक लंबे समय तक एडजस्टमेंट किया। हमको लगा कि हमारे किसी के कहने से, किसी की तारीफ करने से हमारे किसी से संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए हमने कायरों को, लालचियों को, दलालों को हमने अपना हीरो बनाए रखा। तो जब भी पॉलिटिकल कमेंटेटर इस देश का इतिहास लिखेंगे, अगर वो ईमानदार होंगे तो वो ये नहीं लिखेंगे कि ये देश 2014 में बदला, वो ये नहीं लिखेंगे। ईमानदारी इसमें दूसरी है। मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं, क्योंकि मेरे लिए टारगेट राष्ट्र है, सरकार नहीं है। 2014 पैदा इसलिए हुआ कि जो समाज शाम को मुंह पे कपड़ा बांध ले, चींटी भी मर जाए तो इतना गिल्टी कॉन्शियस हो जाता था कि अपने मन में ही प्रायश्चित करता था। जब उसे लगा कि आज की परिस्थितियों में जो हमारे हत्यारों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं हथियारों से, उन्हीं तर्कों से, उसी लॉजिक के साथ जवाब देगा, वो ही हमारा हीरो हो सकता है। इसलिए 2014 पैदा हुआ कि समय आ गया है कि आपको बातों का जवाब बातों से और बंदूक का जवाब बंदूक से देना है।